तो C4H10 की संरचना हम किस तरह से बना सकते हैं? 4 कार्बन हमारे पास है, तो हम चारों कार्बन की मदद से एक कार्बन की सीधी श्रृंखला बना सकते हैं और कार्बन की जो संयोजकता है वो हम हाइड्रोजन से पूर्ण करेंगे। तो कुछ इस तरह से एक कार्बन की श्रृंखला, सीधी श्रृंखला हम बना सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इसके लिए CH2, फिर CH2 और फिर CH3। हम इसी सूत्र की संरचना को एक और तरह से बना सकते हैं। यहाँ हमने 4 कार्बन की श्रृंखला बनाई है, अब हम 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला बनाएंगे और उसमें एक कार्बन की शाखा बना देंगे कुछ इस तरह से। ये 3 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और एक यहाँ से शाखा निकली हुई है जिसमें यह कार्बन उपस्थित है। तो यहाँ पर भी अगर आप कार्बन की संख्या गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन अगर हम काउंट करें तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 6, 7, 8, 9 और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर 10। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन उपस्थित है। इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं CH3, यहाँ पर CH है और इस CH से CH3 समूह जुड़ा हुआ है और इस तरफ आगे CH3 वाला भाग है। तो आपने यहाँ पर देखा कि C4H10 इस अणु सूत्र से हम 2 संरचनाएं बना सकते हैं। इन दोनों संरचनाओं में क्या अंतर है आप देखेंगे कि यहाँ पर इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और यहाँ किसी भी कार्बन से 3 कार्बन सीधे जुड़े हुए नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बॉन्डिंग में परिवर्तन हुआ है। जो बंध बने हुए हैं अलग अलग परमाणुओं के बीच में, उनमें कुछ अंतर हमें देखने को मिल रहा है और बॉन्डिंग में, आबंधन में परिवर्तन की वजह से जो भिन्न संरचनाएं बनती है उन्हें हम संरचनात्मक समावयव कहते हैं। तो संरचनात्मक समावयव या आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, हम ऐसे यौगिकों को बोलते हैं जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन आबंधन में अंतर होने की वजह से इनकी संरचनाएं भिन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर C4H10 यानी ब्यूटेन के हमने 2 आइसोमर बनाए। इसे हम नॉर्मल ब्यूटेन कहा करते हैं क्योंकि सारे कार्बन सीधी कार्बन की श्रृंखला में उपस्थित हैं और इसे हम आइसोब्यूटेन कहा करते हैं।